सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 हिंदी वर्णमाला फॉर यह एलडीसी और सीआरपी ट्रेडमैन। उसके अलावा जितने भी कोर्स या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी ग्रामर से, हिंदी कंप्रहेंसिव से, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने काफ़ी दोस्तों आपको जो एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी में अलग अलग पढ़ाया। इसके बाद जो है मैंने सभी चीज़ें पढ़ाई, चाहे आपके अलंकार हों, सारा समास हों और क्रिया, वर्णमाला इत्यादि। लेकिन मैंने इसको अब प्रॉपर एक कहना मतलब चैप्टर वाइज यानी कि एक कोर्स बनाया है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी चैप्टर वाइज हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला तो हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी, क्रिया के बारे में या अलंकार के बारे में, संधि के बारे में, रस के बारे में, भाव के बारे में, अलग अलग चैप्टर, टोटल 36 चैप्टर हुए हैं जिसमें पहले उनके बारे में विस्तार से दिया गया है। उसके बाद जो है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर और दूसरा जो है मॉक टेस्ट भी बनाए गए हैं। दोस्तों, यह भी आपको इसका जो है ई बुक भी मिल जाएगा अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, जो मैंने हिंदी ग्रामर का ई बुक बनाया है। साथ ही साथ अगर आप इसका पूरा ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन कोर्स में पहले तो इसके बारे में विस्तार से 36 चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा, फिर उनके संबंधी ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तीसरी यूनिट में, चौथी यूनिट में मॉक टेस्ट हैं प्रत्येक चैप्टर के, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वह कोर्स जो है अभी आपको मिलेगा जो thenetexam.com है, उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर यह कोर्स को आपको इनरोलमेंट करना होगा। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के बारे में। वर्गों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्गों की संख्या 45 है एवं संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर्ग ऋ है। इसे भी लेने पर वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हिंदी में जो कई बार पूछा गया है वर्णों की संख्या 45, लेकिन ऋ को साथ लेने के बाद 46 हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर वर्ण कौन से होते हैं। जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख विरह से अवाद गति से निकलती है उन्हें स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। कहने मतलब स्वर्ग जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या स्वर्ग उनको कहते हैं जिनसे हम बात करते हैं, जिनको हम बोलते हैं, अवाद गति से मुख से जो है हवा निकल जाती है, उन्हीं को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है मूल स्वर। मूल स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वर्गों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम मूल स्वर या ह्रास स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री, ये क्या है? मूल स्वर्ग हैं। दूसरे होते हैं संधि स्वर्ग। संधि स्वर्ग वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वर्गों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर्ग कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको वैसे ही नाम से पता चल गया होगा, संधि का मतलब 2 शब्दों से मिलकर जो बनते हैं। लेकिन संधि स्वर्ग जो हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। एक है दीर्घ संधि स्वर्ग, वे स्वर्ग जो सजातीय स्वर्गों, एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर्ग के संयोग से निर्मित हुए हैं, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ए आ हो जाता है, ई प्लस ई हो जाता है, उ प्लस उ हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो हैं संयुक्त स्वर्ग हैं, वे स्वर्ग जो विजातीय स्वर्ग हैं, विभिन्न स्थानों पर बोले जाने वाले स्वर्ग के संयोग से निर्मित होते हैं, उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ई के मिलने से ए हो जाता है, तो जैसे ए प्लस ए हो जाता है, ए प्लस उ औ हो जाता है, ए प्लस ओ औ हो जाता है। तो यह इस प्रकार के जो शब्द हैं इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यानी इस ग्रामर कोर्स का अलग से बनाने का मतलब ये है, जो भी मैंने अभी मॉक टेस्ट दिए हैं हिंदी के एलडीसी एग्ज़ाम या दूसरे में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी किसी भी चीज़ में, तो जब तक आप क्वेश्चन राइट नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं विलुप्त स्वर्ग। विलुप्त स्वर्ग वे स्वर्ग हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उनको विलुप्त स्वर्ग कहते हैं। जैसे ई किसी को पुकारना या नाटक के संवाद में इसको प्रयोग करते हैं, जैसे राण, तो यह जो है विलुप्त स्वर्ग है। अब स्वर्गों का उच्चारण के आधार पर प्रकार, अभी तो हमने स्वर्ग पढ़े
स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दिया स्वर जो है 2 प्रकार के, लेकिन उसमें भी 3 प्रकार के हैं, लेकिन उसमें भी जो उनके प्रकार हैं उनके भी सब पार्ट दिए गए हैं। अब स्वर का जो है उच्चारण के आधार पर प्रकार देखेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वर्गों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है अग्रस्वर। जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग उठता है उनको हम अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ऐ इत्यादि। दूसरे होते हैं मध्य स्वर। जिन स्वर्गों के उच्चारण में जिह्वा यानी हमारी जीभ का जो समान अवस्था में रहती है, जिससे कोई मूवमेंट नहीं होता, उनको हम मध्य स्वर कहते हैं, जैसे ए। उसके बाद है पश्चय स्वर। जिन स्वर्गों के उच्चारण में जिह्वा का कहना मतलब पश्चय भाग या पीछे का भाग उठता है बोलने में, उनको जो है पाश्चय स्वर कहते हैं, जैसे आ। आपको जब आप आ बोलेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपके गले पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा, और जोर पड़ने का मतलब ये है ओ, क्योंकि वह जीभ जो है आपकी थोड़ा ऊपर पीछे की साइड से उठ रही है। तो ये है सर्वों का जो उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चय स्वर। इसके अतिरिक्त अंग, अंगय और अंग ध्वनि हैं। ये न तो स्वर्ग हैं और न ही व्यंजन हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोग वहा कहा है, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वर्गों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। यानी कि हम जब स्वर्ग पढ़ते हैं तो उनसे पहले आ जाते हैं, उनके बाद यानी और व्यंजन जो पढ़ते हैं उनसे पहले यानी कि बीच में आ जाते हैं। अब हमने स्वर्ग पढ़ लिया, अब चलते हैं व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विरह से अवाध गति से नहीं निकलती, वरना उनमें पूर्ण या पूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब हम व्यंजन शब्दों को बोलते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा क्या सीधा नहीं निकलती, जिस प्रकार के स्वर के बोलने में हम जल्दी बोल सकते हैं। तो उन स्वर या तो उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध हो, थोड़ा बहुत अवरोध हो जाता है, तो उनको व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे ध्वनि जो बिना स्वर की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती, या जो शब्द ऐसे हैं जिनको हम बिना स्वर्गों की सहायता से नहीं बोल सकते, उनको व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै जो है कै प्लस ए मिल के बनता है कै। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार है। अब चलते हैं व्यंजन के प्रकार पे। सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा स्पर्श व्यंजन, यानी कि जो भी शब्द हम बोलते हैं और जिनमें हमारी जीभ चाहे तो मुख में आगे की साइड में, पीछे की साइड में, या बीच में, या तालुक से कहीं ना कहीं टकराती है, तो उनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कै से लेकर मै तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं, और कै से लेकर जो मै तक हैं ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं। इनमें 5-5 और इनको भी जो है 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया है, और इनको 5-5 कहने मतलब कै जो है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे कै से ण तक इसको कै वर्ग व्यंजन बोलते हैं। दूसरा है च से ण तक, इनको जो है च वर्ग में बोलते हैं। तीसरा है ठ से ढ तक, अण तक तो इसको ट व्यंजन बोलते हैं। तय से न तक तो इसको तय वर्ग के व्यंजन बोलते हैं, और पै से मै तक तो इनको पै वर्ग का व्यंजन बोलते हैं। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन है उनको 5 भागों में। कई बार इनसे भी क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है ग किस वर्ण का वर्ग का व्यंजन है, तो कै वर्ग का आएगा, या बोल लिया झ किस वर्ग का व्यंजन है, तो इनसे भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, यानी कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं और बोलने पे जिस शब्द के बोलने के कारण हमारी हवा मुख से हवा मुख की जगह नाक से भी थोड़ा निकलती है, तो उनको अनुनासिका व्यंजन बोलते हैं। जैसे ण, ढ, न और मैं। आप इन शब्दों को बोल के देखें, ये 5 शब्द हैं ऐसे जो अनुनासिका व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है जो अंत स्थय व्यंजन। अंत स्थय व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, यानी कि मुंह का आकार छोटा हो जाता है, फिर भी वायु स्वर्गों की भांति बीच से निकल जाती है, उनको अंतस्वस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। ये जो हैं, ये जो व्यंजन हैं अंतस्थय व्यंजन कहलाते हैं।
चौथे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, यानी कि जब आप उन शब्दों को बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो आपके मुख से वायु निकल रही है वह गर्म है, या आपको थोड़ी सी महसूस होगा कि उन शब्दों के बोलने से मुख से जो ध्वनि निकलती है या वायु निकलती है उसमें थोड़ी गर्माहट होती है, तो उनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। जैसे स और है, ये जो है ऊष्म व्यंजन है। और लास्ट जो है उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालुक को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ढ उच्छिप्त व्यंजन है। और फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिन स्वर व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श मिलकर अक्षय बन जाता है, कक्षा वाला श बन जाता है उच्चारण की दृष्टि से। क प्लस छ है और त प्लस र बनकर त्र बन जाता है, और ज प्लस ड बनकर ज्ञानी वाला अक्षय बन जाता है। ये सब जो है संयुक्त व्यंजन है। अब व्यंजनों के उच्चारण, अभी तक तो था व्यंजनों का प्रकार देख लिया हमने, व्यंजन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन उच्चारण के आधार पर कौन कौन प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो है उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है 8 प्रकार के हैं। पहला है कंठक व्यंजन। कंठक व्यंजन जिन व्यंजनों की ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग, यानी कि जो कंठ होता हमारा गले के नीचे, यानी गला जहाँ से हम पकड़ते हैं ठोड़ी के नीचे, उसको हम कंठिया बोलते हैं, भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, यानी कि जब बोलते हैं इन शब्दों को तो जो है यहाँ पर कंठक यानी जीभ हमारी आपस में मिल जाती है, उन्हें कंठक व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, यानी कि सबसे नीचे वाले जो बोलने का हम बोलते हैं तो सबसे नीचे का जो कंठ होता है उस पर असर पड़ता है, तो इसलिए इनको कंठक व्यंजन कहा जाता है। दूसरा है तालुव्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तालु व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ढ और स, यह तालुक व्यंजन है, यानी कि जब हम च बोलेंगे या तो यह तो तालु है हमारा, जिनको तालु बोलते हैं, वहाँ से स्पर्श होता है तो उन शब्दों को तालु व्यंजन बोलते हैं। तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्छा कहलाता है। जब जिह्वा का उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्छा से स्पष्ट करता तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ठ, ठ, ढ, ढ मूर्धन्य व्यंजन है। और चौथा है दंत व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांत से, यानी जो हमारा ऊपर का जबड़ा है, और जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हमारी जीभ जाके उससे टकरा जाती है, तो दांत ऊपर के दांतों को जो स्पर्श करती है तो उन व्यंजनों को दंतीय व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, कहना मतलब आप जब भी इन शब्दों को बोलोगे तो आपकी जीभ बिना इनके टकराए सही उच्चारण नहीं निकाल सकती। और पांचवा है ओष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजन के उच्चारण में दोनों ओष्ठ यानी दोनों होठ, यानी कि हमारे जो मुख हम जब हम बोलते हैं हमारा मुख बिल्कुल बंद हो जाता है, यानी कि दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं, और बंद होने के कारण सांस भी हमारा उस समय रुक जाता है, यानी कि सांस भी अवरुद्ध हो जाता है, तो उनको हम ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, इनसे क्या है हमारे दोनों आपस में होठ मिल जाते हैं और मुंह बंद हो जाता है, तो उनको ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। और दोस्तों इनसे क्वेश्चन आते हैं हिंदी ग्रामर में, जब पूछे जाते हैं तो शब्द दे दिया जाएगा कि भय किस प्रकार का व्यंजन है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा ओष्ठ्य व्यंजन, या बोल दिया जाएगा द किस प्रकार का व्यंजन है तो दंतीय व्यंजन है, या पूछ लिया जाएगा ट किस प्रकार का तो मूर्धन्य व्यंजन है, तो आपको इनको भी याद करना है। छठा है दंत्योष्ठ्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओठ दांतों को स्पर्श करता है, यानी कि नीचे वाला जो होठ है दांतों को स्पर्श करता है, जो हमारे थोड़ा सा क्या होता है हमारे होठ और दांत के बीच में जगह होती है, लेकिन जब हम दंत्योष्ठ शब्द बोलते हैं तो वो जो गैप होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उन शब्दों को बोलने में को जो है दंत्योष्ठ व्यंजन कहते हैं। जैसे व, जब वह बोलोगे तो क्या होठ और जो दांत के बीच की जगह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो इस कारण हम इनको दंत्योष्ठ व्यंजन बोलते हैं। साथ है वर्णीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों
यानी कि जो ऊपर के मसूड़े होते हैं वलय का स्पर्श करती है, वर्णीय व्यंजन कहते हैं, जैसे न, र, ल। और लास्ट उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है वह है स्वरयंत्रीमुखी या काकलीय व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के अंदर से आती हुई श्वास या अंदर से आती हुई हवा तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, तो उन व्यंजन को हम स्वर यंत्री मुख्य व्यंजन कहते हैं, जैसे है। तो यह दोस्तों इसके आधार पर थे। अब चलते हैं, इनसे हम कुछ क्वेश्चन आंसर हमने बनाए हैं, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो दोस्तों सिर्फ मैं यहाँ पर राइट आंसर बोलूँगा, तो यहाँ पर सी जो है भाष शब्द से हुई है। प्रश्न नंबर 2 है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है? तो पंजाबी, बंगला, उर्दू, हिंदी। तो दोस्तों यह हिंदी से संबंधित है, यानी देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 3 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो दोस्तों ब्राह्मणी लिपि से जो है भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, यानी भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत से हुई है, वैदिक संस्कृत है, मागधी से या पाली से? तो दोस्तों वैदिक संस्कृत जो है हिंदी की उत्पत्ति मूल रूप से हुई है। प्रश्न नंबर 5 है, ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है? ए घोष है, स घोष है, म घोष है या ख घोष है? तो दोस्तों ये स घोष व्यंजन है ध। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 33, 44, 55, 34। तो दोस्तों 44 हिंदी में वर्ण है। वो क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी सही था, 44 वर्ण है। प्रश्न नंबर 7 है, बोलने में भाव के अनुसार स्वर्गों के होने वाले उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह को कहते हैं? तो अनुतान, संगम, महाप्राण, बलाघात। तो दोस्तों उसको अनुतान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, जिन स्वर्गों को बोलने में कम समय लगता है वे कहलाते हैं? दीर्घ स्वर्ग, प्लुप्त स्वर्ग, ह्रास स्वर्ग या सघोष स्वर्ग? तो दोस्तों वह ह्रास, यानी कि जिस शब्द से ही आपको पता है, ह्रास माने कम लगना, दीर्घ माने ज़्यादा लगना, विलुप्त माने जो विलुप्त हो जाना। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, ओ कैसा स्वर्ग है? हास्य है, दीर्घ है, लघु है, उच्च है? तो दोस्तों यह दीर्घ स्वर्ग है, क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बनता है, इसलिए है दीर्घ स्वर्ग है। प्रश्न नंबर 10 है, घैस व्यंजन का उच्चारण है? अल्प प्राण है, महाप्राण है, सी प्रयाग है, डी प्रस्थान है? तो दोस्तों यह जो है महाप्राण शब्द है, यानी इसका जो उच्चारण है महाप्राण है। प्रश्न नंबर 11 है, यह कैसा व्यंजन है? ए स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थक है, उष्मक है, संयुक्त है? तो दोस्तों अंतस्थक व्यंजन है यह। प्रश्न नंबर 12 है, स्पर्श वर्ण कितने हैं? यानी कि स्पर्श वर्ण आपने अभी पीछे जब वर्ण स्वर्ग और व्यंजन पढ़े हैं तो उसमें जो है स्पर्श व्यंजन भी पढ़े हैं। 33, 25, 35, 34। तो 25 हैं और 25 स्पर्श व्यंजनों को 5-5 के भाग में बांटा गया है। कै वर्ग, च वर्ग, ठ वर्ग, तय वर्ग, मैं वर्ग, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 13 है, छ, कै, ठ, फै ध्वनि है? ये अघोष ध्वनि है, स्वघोष है, मैं घोष है या ख घोष है? तो दोस्तों यह अघोष ध्वनि है। प्रश्न नंबर 14 है, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन समूह कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं, सी में संयुक्त व्यंजन कहते हैं, वियुक्त व्यंजन कहते हैं, तो उनको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इसका व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या संघर्ष के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? जो क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़े थे उसमें आपका क्वेश्चन आ गया, तो उनको हम व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कक्षा वाला जो श कैसा व्यंजन है? ये स्पर्श है, अंतस्थक है, ऊष्मक है, संयुक्त है? तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, कै और से, तो यह संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते वे होते हैं? आयोगवा होते हैं, अनुतान होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं? तो दोस्तों वह अयोगवाह होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 6? तो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं।
प्रश्न नंबर 20 है, स्वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 6। तो दोस्तों स्वर्ग 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था और यह मैंने 20 क्वेश्चन भी इसके दिए हैं और ये पूरा विस्तार से वर्णमाला के बारे में बताया। स्वर्गों के अलग अलग प्रकार, उच्चारण के आधार पर स्वर्गों के प्रकार बताए और दूसरे तरह से फिर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन उच्चारण के आधार पर भी कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से शब्द बनते हैं, किस तरह के शब्द बनते हैं, साथ ही कुछ इसके साथ ही मैंने 20 क्वेश्चन 20 वीडियो में आपको दिए हैं जिससे आपकी अच्छी से जानकारी प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और इसके साथ कुछ प्रैक्टिस करेंगे, या जो हमने हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट बना रहे हैं उसमें आप पहले इसको पढ़ लें, फिर इनके 1 लाइन क्वेश्चन पढ़ लें कुछ, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट दे दें तो आपको अच्छे से इसकी जानकारी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी से पूछा जाता है। और जो मैंने वेबसाइट बनाई है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्स है, मॉक टेस्ट उपलब्ध है हिंदी के इस तरह के पूरे विस्तार से, उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका नाम जो है वेबसाइट का www.netexam.com है। वहाँ पे जाके पॉपुलर कोर्स में आपको कोर्स मिल जाएगा, जो लेना चाहता है ले सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और साथ ही जो लोग CRP में ट्रेडमैन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके संबंधी मैंने ये ग्रुप बनाया है https://t.me/CRPF-exam2021। इस पे जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। दूसरी वेबसाइट ldc@netexam.com है। ये मेरे चैनल के यूट्यूब का लिंक है, आप इन पे भी जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।